फैकल्टी पे या फिर कॉलेज पे डिपेंडेंट है कि मुझे वो आएगा, वो सिखाएगा, तब मैं सीखूंगा, तब कोडिंग करूंगा, तब प्लेसमेंट लगेगी, तब जॉब करूंगा, तब अर्निंग होगी। तो दिस ऋषिकेश शर्मा, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम रोड मैप के बारे में बात करेंगे जो फर्स्ट ईयर के लिए है। वैसे मैं पूरा बना रहा हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, चारों ईयर के लिए मैं बना रहा हूँ। अभी मैं आपको पता है कि होम टाउन पे आया हूँ, तो अभी फर्स्ट पैनल आया है, तो उसका मैं कुछ सीख रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया वीडियो बनाने में। तो आज का हम जो भी टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो यही है आज का टॉपिक, रोड मैप फॉर फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो मेनली वही है कि जो मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ वोक्सवैगन में, तो मुझे उसका ही नॉलेज है। तो मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा जो फर्स्ट ईयर में जो गलतियां लोग करते हैं, जो मैंने भी की थी। तो वही जो रोड मैप है, अगर आपको कोई बता देता है, मैं भी अपने टाइम पे सोचता था कि कोई अगर सीनियर हो या फिर कोई जो बंदा कंपनी में काम करता है, वो अगर मुझे बता दे कि ये चीज़ मुझे करनी रहती है, ये अगर तुम करोगे तो आगे प्लेसमेंट में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में या प्लेसमेंट में काफ़ी आसानी होगी ग्रैब करने में। तो जो मुझे पॉइंट लगते थे और जो मैंने सीनियर से बात की और जो कंपनी में स्टूडेंट चले गए हैं, उनसे बात किया, तो उन्होंने जो बताया पैरामीटर, वो पैरामीटर मैंने ऐड किया है। तो इसमें से फर्स्ट स्लाइड है फोकस ऑन एकेडमिक। तो मैंने फर्स्ट नंबर पे इसलिए रखा है इसको, तो आप सभी लोग 12th पास आउट होने के बाद ही आए हैं इंजीनियरिंग में। तो मेन चीज ये रहता है कि जो आपने 12th पढ़ा है उसमें से कुछ सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल, फिजिक्स, ये सब, केमिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट रहते हैं इंजीनियरिंग में। लेकिन कुछ आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, सिविल इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी, मैकेनिकल पढ़नी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे रहते हैं। तो पहला चीज यही है, फोकस ऑन एकेडमिक। क्यों, इसका मेन पॉइंट मैं बताता हूँ। अगर आप स्टार्टिंग से अच्छे रहेंगे एकेडमिक में, तो आपका जो ओवरऑल जो लास्ट तक जाएंगे, 7 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर, तो वहाँ पे आपका सीजीपीए बना रहेगा, कुछ उसमें ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। और अगर स्टार्टिंग में ही कम हो गया सीजीपीए, तो बाद में आप कितना भी ज़्यादा बढ़ा लेंगे, मान लो कि आपके अभी सीजीपीए है 6 सीजीपीए बना है आपका, और आपने अभी मेंटेन करके रख रहे हैं 6 सीजीपीए, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, तो आपका पूरा एवरेज कितना जा रहा है, 6। अब इसके बाद अगर आप लास्ट थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर दोनों सेमेस्टर में लगभग 8 सीजीपीए भी लाएंगे या उससे प्लस भी लाएंगे, तो भी आपका एवरेज 7 के ऊपर नहीं जाएगा। ये मेन है। और उसी के अपोजिट में बता दूं, अगर आपका अभी 8 है सीजीपीए और 6-7 सेमेस्टर तक अगर आप इसको 6 भी लेके जा रहे हैं ना, तो भी आपका 7.5 से नीचे नहीं आएगा। ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है। और जो मेरे कलीग थे उनका जो होता था, और मेरा भी कुछ पहले अच्छा जीपीए थे, फिर बाद में कम हो गया, फिर बीच में बढ़ा लिए, मेरा भी मेंटेन रहा, तो वो उसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ के नहीं आते हैं स्कूल से, तो उनको डिफिकल्टी होती है उस पैरामीटर को, कंप्यूटर को अडॉप्ट करने में, उसकी लैंग्वेजेस को, उसमें टेक्निकल वर्ड रहते हैं, वो कैसे हम सीखते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले आपको क्या एकेडमिक पे ही फोकस करना है। उसमें आपको क्या करना है, एक एकेडमिक का पूरा नॉलेज लेना है कि आपसे ये नॉलेज आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको ये नॉलेज आ जाएगा कि हाँ भाई, मुझे सेकंड ईयर में कैसे पढ़ना है, तो आराम से मैं इंजीनियरिंग कर सकता हूँ, आराम से मैं पास कर सकता हूँ, सीजीपीए बढ़ा सकता हूँ। बाकी मुझे कितना टाइम देना है एकेडमिक पे, कितना अपने प्रोजेक्ट पे, कितना अदर एक्टिविटी पे, कितना कोडिंग पे, तो आपका फर्स्ट ईयर जो रहेगा इसी पे बेसिस रहेगा। देन इसके बाद सेकंड, लर्न प्रोग्रामिंग बेसिक। यस, तो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं तो आपका मेन चीज यही है, कंपनी को यही चाहिए कि आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज हो, 2-3 कोडिंग लैंग्वेज अच्छे से आते हो और डीएसए आता हो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। ये आपको अभी नहीं पता चलेगा क्या होता है, मैं इसका एक अलग डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो अभी फिलहाल ये है कि लर्निंग प्रोग्रामिंग बेसिक। अब प्रोग्रामिंग बेसिक में क्या आता है, familiarize yourself with programming language commonly। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मैंने कुछ एग्जांपल दिए, जो बेसिक आपको पता होंगे वही होगा, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, सी भी होता है, और बाकी में सी शार्प, एचटीएमएल, आपके ऊपर आप जो भी सीख सकते हैं, लेकिन बेसिक यही है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग बेसिक सिंटैक्स, डेटा लूप्स टाइप, तो ये प्रोग्रामिंग का ही आप सीखते रहेंगे। अब फर्स्ट ईयर में इसको क्यों सीखना जरूरी है, ठीक है, जितना ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप उसमें टाइम देते हैं और जितना ज्यादा सीखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उतना आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्यों, क्योंकि जब एग्जाम में कोडिंग कंपटीशन होता है, तो जो कंपनी जो रहती है वो क्वेश्चन दे देती है कि आपको पैलिंड्रोम या फिर और इवन प्रिंट करना है। उसमें ये मेंशन नहीं रहता है कि इसी लैंग्वेज से करना है, इसी लैंग्वेज से करना ही करना है। तो यहाँ आपको जो लैंग्वेज से आता है वो आपसे कर सकते हैं। लेकिन इसी दूसरी तरफ अगर कोई कंपनी रहेगी, वो आपको लिख देगी कि आपको प्रिंट करना है प्राइम नंबर, और यहाँ पे उसने ये भी मेंशन किया, इन ओनली इन पाइथन।
तो भाई आपको अगर सी प्लस प्लस आता है, जावा आता है, सी आता है, कितने भी मास्टर हो तुम उसमें, यू आर रिजेक्टेड। आप सिलेक्ट हो ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि उसने सिंपली मेंशन किया पाइथन में ही चाहिए उसको। अब पाइथन डेवलपर के लिए आई है कंपनी, तो भाई जावा कोड क्यों लेगी? तो बहुत रेयर केस रहता है। लेकिन स्टार्टिंग में ये नहीं कि पहले ईयर में आपको ये तीनों लैंग्वेज सीख लेनी है, यहाँ से बेसिक स्टार्ट करना है। अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का एक ही तरीका है कि कोई भी किसी भी बेसिक लैंग्वेज में कमांड हासिल कर दो, उसको बेसिक से एडवांस तक सीख लो, उसके बाद कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख सकते हो। मुझे जैसे सी आता है, थोड़ा अच्छे से आता है, और जावा आता है, तो उसके बाद मैं कोई भी लैंग्वेज, अगर कंपनी में भी हूँ तो यहाँ भी मुझे कोई भी लैंग्वेज ये बोलते हैं कि इसकी ट्रेनिंग करनी है, यूडेमी कोर्सेरा कहीं से भी करनी है, तो मैं आराम से सीख जाता हूँ, क्योंकि मुझे पिछले 2 जो मैंने इंजीनियरिंग में सीखा है उसके कोडिंग लैंग्वेज के नॉलेज है, और पता है कि कैसे सीखा जाता है। तो यही है कि आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है, उसके कॉन्सेप्ट आपके हैंड रिटन कर लो, आप नोट्स बना लो कि आपके दूसरा लैंग्वेज सीखोगे तो उस टाइम यूज होगा। वही है बेसिक प्रोग्रामिंग सीखना, और उसको जो फंक्शन मेन होते हैं लूप टाइप, वही सीखना है कि प्रोग्राम कैसे करते हैं, लॉजिक कैसे लगाते हैं, लॉजिक बिल्डिंग करनी है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था, लर्न प्रोग्रामिंग बेसिक। तो थर्ड है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। तो भाई आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो और आपको प्लेसमेंट चाहिए, तो बिना डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के बात ही नहीं होगी यहाँ पे। आपको ये नहीं आता है मतलब आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर नहीं है, ये सीधी बात है। इस आज के टाइम पे, आज से अगर लॉकडाउन के पहले मैं चले जाऊं तो आपको हाँ 1-2 लैंग्वेज आती है और 1-2 प्रोजेक्ट बनाया अपने रिज्यूमे में, तो यह सफिशियंट है, इंटरव्यू दो आपका हो जाएगा। लेकिन अब कंपनी जो आती है तो आपका वो, और पहले तो ऑफ कैंपस आती है मेजर कंपनी, ऑन कैंपस भी कुछ जगह आती होगी। तो जो कंपनी आती है वो आती है ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका वो रिज्यूमे सिलेक्ट करते हैं। रिज्यूमे, अब रिज्यूमे में पूरे इंडिया के लिए आई है, तो मान लो कि 30-40 थाउजेंड स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, और उसमें से उसको इतने लोगों का इंटरव्यू लोगे तो भाई 1 हफ्ता 1 महीना लग जाएगा, जो अलग अलग रिक्रूटमेंट टीम रहेगी लेने में। तो वो क्या करती है, रिज्यूमे का एक पैनल ओपन करती है, एक वेबसाइट बनाती है, वहां पे अपना रिज्यूमे सबमिट करो। अब उसके बाद क्या करती है, वो चेक लगाती है कि जब 30 मान लो, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 30 के वहां पे स्टूडेंट ने अपना रिज्यूमे फिल किया। अब इसको भाई उसको इतने नहीं, 1000 लोग सिलेक्ट करने हैं, उसकी सीट 1000 लोग के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाएगी, और उसमें से उसको वैकेंसी अगर 100 होगी तो उतना देना, तो 30,000 का पागल है वो करेगी। तो उसमें करते क्या है, वो एक चेक लगाते हैं, DSA। अगर रिज्यूमे में किसी भी स्टूडेंट के DSA मेंशन है, डेटा स्ट्रक्चर मेंशन है, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट मेंशन है, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोर्सेज के सर्टिफिकेट है, तो उसका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होकर पहले चले जाता है रिक्रूटमेंट टीम के पास। ये है, और उन लोगों का फिर आगे इंटरव्यू होता है, या फिर कोई भी कोडिंग कंपटीशन होगा, कोडिंग टेस्ट होगा, जो भी होगा, फर्दर कम्युनिकेशन होगा उनका। तो बेसिक यही है, डेटा स्ट्रक्चर मेन है। और डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, अब एक एल्गोरिथम मतलब होता है प्रोसेस, वे ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉल्विंग क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, एक तरीका है। एल्गोरिथम मतलब तरीका, जैसे आपको मैगी बनाना है, तो मैगी का पानी ऐड करो, नमक ऐड करो, टमाटर भी, तो ये तो हम लोग बोलते हैं कि ये रेसिपी है, ऐसी है, लेकिन ये टेक्निकल टर्म है, कंप्यूटर साइंस के टर्म में इसको एल्गोरिथम बोलते हैं। एल्गोरिथम एंड बेसिक डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर मतलब आप अपने डेटा को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, मेमोरी में, हर चीज डेटा में ही बात होती है कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि आपका जो लैपटॉप स्क्रीन होता है आपको उसी पे काम करना है। उसमें क्या है, मेमोरी है, रैम है। अब रैम में 0101 ही फिल होता है। बेसिक क्या है, डेटा है। तो आप अपने डेटा को स्ट्रक्चर वे में कैसे फिल करते हैं अपने मेमोरी में, कुछ भी मशीन में जहां भी दे रहे हैं आपका वर्क है, तो वही है। उस डेटा स्ट्रक्चर को आपको फिल करना है, यूज करना है, और किसकी मदद से, उस कोई भी एल्गोरिथम लगाने के बाद कैसे आप डेटा को मैनेज करते हैं, तो इसी को बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें बता रहा हूँ। आप एक लैंग्वेज सीख ले और डेटा स्ट्रक्चर को मास्टर कर ले, या फिर बेसिक एडवांस तक भी, एडवांस तो आपके ऊपर है, आप जितना अच्छा कर लेंगे उतना आपके लिए प्रॉफिट है। बेसिक बेसिक कर लेंगे आप तो आपको 5 से 6 लाख की एवरेज पैकेज का आपको जॉब मिल जाएगा 4 ईयर बाद। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट तक भी कर लेते हैं और अच्छे प्रोजेक्ट भी अच्छे रिलेटेड, तो आपको 15 से 20 लाख की पैकेज का मिल जाएगा। ऑफ कैंपस बात करो, ऑन कैंपस कभी इतना ज़्यादा नहीं आता। बहुत कम कॉलेज में, हाई फाई कॉलेज रहेगा तब उतना आएगा। तो यही है डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर के इसमें टॉपिक टॉपिक तो मैंने दे दी, जैसे एरे, लिंक लिस्ट, क्यू, ट्री, शॉर्टिंग, तो ये सब एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर ही है। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब चलते हैं आगे। फोर्थ है डेवलप हॉबी स्किल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
हॉबी स्किल डेवलप करना इसलिए जरूरी, मैं एक पहले तो कंप्यूटर साइंस है तो मैं यही चीज़ पे पहले फोकस करूँगा कि आप जॉब लेने के लिए एक इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपका मेन वही है कि सॉफ्टवेयर जॉब या फिर कोई भी आईटी कंपनी में जॉब लग जाए। अब स्किल क्यों ज़रूरत है कि जब हमारा रिज्यूमे के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ और प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो उसमें होता क्या है, कंपनी देखती है कि लड़के ने 4 साल यही तो नहीं किया है एंड इसके बाद पूरा दिन भर कॉपी में ही रहता है, रूम पे ही रहता है, बाकी कोडिंग वोडिंग इसी में घुसा रहता है, तो इसकी हॉबी स्किल है कि नहीं। तो इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो भी देखती है कि अदर एक्टिविटी अगर मैं इसको मेरे कंपनी में आएगा और इसको मैं कुछ और काम दूंगा थोड़ा अलग टेक्निकल फील्ड से अलग एचआर में या फिर किसी और में, तो ये कंडक्ट कर पाएगा कि नहीं, इसकी हॉबी है कि नहीं, स्किल क्या क्या स्किल है, तो उसके रिगार्डिंग वो आपको इंटरव्यू करेंगे और जज करते हैं कि हाँ इसका ये है, थोड़ा बोलने में अच्छा है, ग्रूमिंग है, सेल्फ पैटर्न अच्छा है, पूरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, तो हाँ थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है इसमें, तो ये वो करते हैं। ताकि हॉबी आपको डेवलप करनी है तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए आप, मैंने भी अपना कोई हॉबी नहीं थी, फर्स्ट ईयर में ही मैंने डेवलप किया था, तो आप वो कर सकते हैं। बाकी इसका यूज़ करके आप सर्टिफिकेट लो, हॉबी से आप, बहुत लोग हॉबी से पैसे भी कमाते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है कि आप जॉब से नहीं सकते, हॉबी से आप अर्निंग भी कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर, लेकिन मेन फर्स्ट ईयर में है कि हॉबी बनाओ। मैं लेट स्टार्ट करोगे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप कर लोगे अच्छे। तो फिर पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन एंड कोडिंग कॉन्टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि भैया आप यहाँ बोल रहे हैं कि अभी लैंग्वेज स्टार्ट करो, अभी हम फर्स्ट ईयर में ही है, तो यहाँ कैसे हम पार्टिसिपेट कर ले और कोडिंग कॉन्टेस्ट में कैसे कर ले, पार्टिसिपेट कर ले। तो मेन आप पार्टिसिपेट ये मत करो कि वहाँ से कुछ अर्निंग करना है, कुछ ये करना है, हमको सीखना है। पार्टिसिपेट इसलिए करो कि मैं सीखना है, और मुझे सीखना क्या है वहाँ से, ब्रेन स्टॉर्मिंग, कैसे लॉजिक लगाते हैं। अगर यहाँ से आप सीख जाओगे कि आपको ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कंपनी किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है, कैसे घुमा के पूछती है, और कैसे समझना, मेन चीज होता है क्वेश्चन को समझना। आप उसको समझ गए तो दुनिया का किसी भी लैंग्वेज में किसी भी एल्गोरिथम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो और वो सब आपको कहाँ से मिलेगी, ऐसे कोडिंग कंपटीशन हैकाथॉन के क्वेश्चन को समझ के मिलेगी, अटेंड करके मिलेगी। तो फर्स्ट आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, आपके लॉजिक बिल्ड होंगे कि कैसे लॉजिक लगाना है, कि एक ही क्वेश्चन 10 से 15 तरीके से बन जाता है, एक ही क्वेश्चन। तो वो यहीं से आता है कि अब फिर यहाँ पे कुछ कुछ कोडिंग कंपटीशन में क्या होता है कि आंसर डिस्क्लोज हो जाती है कुछ दिन बाद, तो आप वो भी देख सकते हैं कि जो अच्छे हैकर रहते हैं, जो अच्छे कोडर रहते हैं, प्रोग्रामर, तो वो कैसे कैसे लॉजिक लगाते हैं, कैसे बिल्ड करते हैं, लॉजिक बिल्ड करते हैं, और कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिल्ड करते हैं। ये थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा न्यू टर्म है आपको, आज जैसे डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी समझ आएगा। सेकंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मैं आपको आगे बताऊंगा डेवलपमेंट क्या है। प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग तो वही कोडिंग कैसे करते हैं। टाइमिंग, यस, इसमें आपको ये समझ जाएगा लिमिटेड 60 मिनट में 5 क्वेश्चन करने हैं, 60 मिनट में 2 क्वेश्चन करने हैं, 60 मिनट में 1 क्वेश्चन करने हैं, तो आपको ये टाइमिंग आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी भाई मेरे पास टाइमिंग। और स्टार्टिंग से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर से टाइमिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब तक का इंटरव्यू होगा ना थर्ड ईयर के बाद 7 सेमेस्टर में या फिर कोडिंग राउंड होगा वहाँ पे, तो आपका आराम से उसको रहते हुए टाइम में भी आप उसको फिनिश कर सकते हैं। थर्ड थर्ड नहीं है, इसमें एक और पॉइंट है, टीम वर्क। कुछ कुछ कोडिंग कॉम्पिटिशन में ये होता है कि आप ग्रुप बना के लाइए, 4 लोग रहिए, 5 लोग रहिए, उसमें एक वो टास्क दे देंगे, ये क्वेश्चन है, ये डेवलप करना है, और उसके बाद आप करिए। इसमें आपको टीम वर्क की भी सीख सकते हैं कि टीम में कैसे रहना चाहिए, कैसे मैनेज होता है। देन गोल, गोल तो हर चीज़ वही है कि जो आपको आउटपुट चाहिए और कैसे क्या इनपुट दे रहे हो, कैसे आउटपुट आ रहा है। इसमें मेन चीज़ यही है कि आपको कुछ ना कुछ तो सीखना ही है इस हैकाथॉन से। ज्वाइन कंप्यूटर साइंस क्लब्स एंड ग्रुप, सब बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है कि ऐसे ऐसे ग्रुप बने रहते हैं, कोई मैकेनिकल का है तो उसमें कुछ कॉलेज फेस्ट होता है, तो वो बोलते हैं कि साल भर तक किसी किसी में सेमेस्टर वाइज होता है, तो मैं सेमेस्टर का ले लेता हूँ। तो सेमेस्टर तक आप किसी एक पर्टिकुलर पूरा एक ग्रुप रहता है, फर्स्ट ईयर मैकेनिकल, उस पर एक पर्टिकुलर ग्रुप पे ग्रुप लोग काम करेंगे एक प्रोजेक्ट पे, तो वो प्रोजेक्ट फिर आपके प्रेजेंट होगा, यूनिवर्सिटी लेवल पे जाता है, इंटर कॉलेज होता है, दूसरे स्टेट लेवल पे जाता है अगर सिलेक्ट होता है तो एक कुछ कुछ ग्रुप बने रहते हैं। तो आपको अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो कंप्यूटर साइंस वाले क्लब और ग्रुप में आप हो जाइए, एक्टिविटी होती रहती है, अदर एक्टिविटी होती रहती है, सेल्फ ग्रूमिंग होगी, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, आपको पता चला कि क्राउड को हैंडल कैसे करते हैं, कोई भी इवेंट को कंडक्ट कैसे कराते हैं। अगर आप इसमें पार्टी, किसी किसी में ऐसा रहता है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी काउंसिल, तो किसी किसी कॉलेज में ये नाम से भी चलता है, इसकी अलग वोटिंग होती है, इंटरव्यू होते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, तो अलग अलग पैटर्न है। तो मैं वही बोलूंगा कि आप, जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर साइंस में क्लब में करिए, लेकिन किसी भी करिए, लेकिन वहां से कुछ सीखिए,
तो मेन चीज़ तो वही बोलूँगा सैक। अगर आप कंप्यूटर्स में अगर जाना ही है कि भाई दूसरा कुछ मुझे नहीं देखना है, कंप्यूटर में जाना है, तो कंप्यूटर साइंस क्लब और कुछ भी ग्रुप होगा उसमें पार्टिसिपेट। और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, यस, तो अभी का टाइम ऐसा है कि अगर आप फैकल्टी पे या फिर कॉलेज पे डिपेंडेंट हैं कि मुझे वो आएगा, वो सिखाएगा, तब मैं सीखूंगा, तब कोडिंग करूंगा, तब प्लेसमेंट लगेगी, तब जॉब करूंगा, तब अर्निंग होगी, तो आप बहुत बहुत पीछे हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है आपके लिए। तो अभी का टाइम मेनली जो है आपको ऑनलाइन लर्निंग करनी पड़ेगी। ऑनलाइन लर्निंग आप चाहे यूट्यूब से, अगर मैंने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी सीखे थे, GFG, गिग्स फॉर गिग्स और यूट्यूब से ही सीखे थे। मैं थर्ड ईयर में था, मेनली तो सेकंड ईयर में था, फोर्थ सेमेस्टर में तभी लॉकडाउन लग गया था मार्च 2020 में। तो उसके बाद ऑनलाइन कोर्सेज भी मिल सकते थे, लेकिन बहुत फी ज़्यादा थी उसमें और मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो ऑनलाइन बेस मेन चीज़ है, कोई ज़रूरत नहीं है, इतना सारा कंटेंट है ऑनलाइन, यूट्यूब पे मिल जाता है। लोग अच्छे अच्छे कंपनी में प्लेस्ड हुए हैं, गूगल माइक्रोसॉफ्ट में, वो डिलीवर कर रहे हैं, वो अपने नोट्स दे रहे हैं, वो अपना लॉजिक शेयरिंग कर रहे हैं, नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। मेन वही है कि आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा प्लेटफॉर्म पर, वहां से सीखना पड़ेगा। किसी का वेट करो कि ये आएगा सिखाएगा तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। अब ऑनलाइन का मैं एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी आपको पता है, आपको पता चल जाएगा। यूडेमी, कोर्सेरा, GFG, बाकी एक मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता हूँ यूट्यूब, सबसे ज़्यादा यूट्यूब, क्योंकि वीडियो के कंटेंट में आपको देता है, ये सब भी देने लग गए हैं अब, लेकिन यूट्यूब पे क्या होता है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन रहता है। जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है उसकी देखो, जिसकी नहीं आ रही हटा दो। और इसमें आप कोई भी कोर्सेज ले लेंगे, यूडेमी, कोर्सेरा पे अगर पेड है तो आपको उन्हीं की को देखना पड़ेगा। आपको समझ में एक वीडियो समझ में आया, दूसरी नहीं आया, ये नहीं। इसमें नहीं, इसमें टॉपिक सर्च करो, जैसे मैंने टॉपिक सर्च किया एरे, मैंने किसी और का देखा, लॉ बब्बर का देख लिया। दूसरा मैंने टॉपिक सर्च किया लूप, मैंने किसका देख लिया, अनुज भैया का देख लिया। तीसरा मैंने सर्च टॉपिक किया लिंक लिस्ट, तो ये किसका देख लिया मैंने, अमन दत्तरवाल का देख लिया, अपना कॉलेज का देख लिया। तो ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, कि जरूरी नहीं है कि एक ही चैनल का मेरे को वीडियो देखना है। जिसका लैंग्वेज समझ में आता है उसका वीडियो देखिए आप। तो एक नेटवर्किंग, तो ये जो आपको थोड़ा ये ग्राफिक्स दिख रहा है, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, यस, तो ये नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग कोई, नेटवर्किंग कंप्यूटर साइंस में एक सब्जेक्ट भी है, आपको थर्ड ईयर में मिलेगा। तो वो नेटवर्किंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नेटवर्किंग सोशल नेटवर्किंग। आप कितने लोगों से कितनी बॉन्डिंग रखते हैं और कैसे जुड़े हुए हैं उनसे, ये इंपॉर्टेंट रहता है। अब इसमें क्या क्या मेन चीज़ें आपको करनी है ये मैं बताता हूँ। तो यू माइट नॉट बी डायरेक्टली सीकिंग प्लेसमेंट येट, नेटवर्किंग इज क्रूशियल, कनेक्ट विद सीनियर्स, सबसे इंपॉर्टेंट, कनेक्ट विद सीनियर्स। अब देखिए सबसे बड़े लाइन में इसमें है सीनियर। सीनियर क्यों, अब मैं प्लस पॉइंट बनाता हूँ यहाँ पे, क्या होगा। अब सीनियर्स क्यों, सीनियर्स क्यों आपको हेल्प करेंगे, कि आपको ये पता चल जाएगा उनके तरफ से। अगर आप फोर्थ ईयर के सीनियर्स की मैं बात करूँ, कुछ कंपनी में बैठे हुए हैं, तो उनको ये पता चल रहेगा कि हाँ भाई कंपनी अभी की ये डिमांड कर रही है, आपको ये सीखना चाहिए फर्स्ट ईयर से, तो आप थर्ड ईयर तक आते हैं तो इसमें मास्टर कर लेंगे। दूसरा, सेकंड ईयर वाले सीनियर से पूछोगे आप, तो वो ये बताएंगे कि मैंने फर्स्ट ईयर में ये गलती की थी, तुम मत करना। और सेकंड ईयर में आओगे तो ये थोड़ा बहुत अच्छा, अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ के आओगे मैथ या फिर कंप्यूटर का कुछ बेसिक, तो ये सेकंड ईयर में आसानी होगी। ये हमारे इंपॉर्टेंट रहता है। और कुछ भी चीज़, मेरे सीनियर्स ऐसे थे, मेरे को तो अभी भी प्राउड फीलिंग होता है कि ऐसे मेरे सीनियर्स थे कि हम किसी भी चीज़, उनके पास सामान नहीं है, कोई ड्राफ्टर हो गया, कुछ भी हो गया, हमारी फीस पेड नहीं हुई तो कॉलेज में बैठने नहीं देंगे प्लेसमेंट के लिए, या फिर कुछ भी एग्जाम के लिए, तो हम सीनियर के पास जाते थे। फैकल्टी कोई कभी वर्क नहीं करता, बहुत कम फैकल्टी जो है आपके काम आएंगे। सीनियर के पास जाते थे, उनके पास सामान नहीं भी रहेगा तो वो भी अरेंज करके देते थे हमारे लिए, खुद पेड करते थे, फिर हमको देते थे, हमको पता नहीं चलता था। तो कुछ भी हो, तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, कुछ भी सबसे पहले सीनियर, सीनियर्स को ही पकड़े। तो इनसे कनेक्शन रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आपके हर चीज़ में ये काम आएंगे। दूसरा, प्रोफेसर, या इनके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। प्रोफेसर, आपके कुछ भी डाउट है आप इनको व्हाट्सअप कर दीजिए, हाँ भाई उनका जो ऑफिस टाइमिंग है, उसी ऑफिस बोल रहा हूँ मैं, कॉलेज टाइमिंग उस पर रिप्लाई करेंगे। अब बहुत सीनियर घर पे रहेंगे तो भी कर देंगे, लेकिन नहीं, ये भी काम है। अगर सीनियर काम नहीं आ रहा है तो उसके बाद प्रोफेसर है, क्योंकि आप घर से दूर रह रहे हैं। फैमिली जब तक वहाँ तक पहुँचेगी और काम करेगी, और तब तक ये आपके पास काफ़ी पास में रहेंगे तो ये आपका वर्क कर देंगे। एंड प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज, ये तो आपका इंडस्ट्री पे, यहाँ पे मतलब मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ वहाँ पे। और उनसे क्या करना है, गाइडेंस लेना है, उनसे स्किल बढ़ाना है आपको। कुछ कुछ सीनियर आपके आइडल बन जाएंगे, भाई इस सीनियर जैसा बनना है मुझे, क्या खेलता है, क्या हॉबी है, क्या बोलता है, कैसे चलता है, क्या पर्सनालिटी, ऐसे सीनियर बनने चाहिए।
ऐसे सीनियर को देख के हम भी बनने चाहिए, वो डेवलप होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नेटवर्किंग, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने 9 कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल। यस, कम्युनिकेशन स्किल ऐसा है कि आज के टाइम पे मैं लगभग 1 ईयर हो गया है मुझे वॉक्सवैगन में, तो मुझे ये पता चल गया है, मतलब स्टार्टिंग में ही पता चल गया था, लेकिन अभी वॉक्सवैगन से 1 ईयर के एक्सपीरियंस से ये पता चल गया कि कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी बात समझानी है, या आप जो अपने काम कर रहे हैं वो भी आपको कम्युनिकेशन के थ्रू ही बताना पड़ता है। अब अब कम्युनिकेशन 2 चीज़ का होता है। कम्युनिकेशन मतलब अब कोई यहाँ पे समझ रहा होगा, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश और हिंदी या फिर लोकल लैंग्वेज। तो ये अच्छा, ये इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कर लेंगे। अब कम्युनिकेशन का मैं आप बेसिक फोकस दे रहा हूँ इंग्लिश में, क्योंकि अगर आप कंपनी में जाएंगे, इंटरव्यू तो आपका इंग्लिश में ही होता है। कंप्यूटर साइंस से कोई निगोशिएशन नहीं, हिंदी में होगा ही नहीं। अब कुछ कुछ इंटरव्यूअर रहेंगे भाई जो पूछ लेगा कोडिंग वोडिंग हिंदी में, बाकी मेन तो आपका इसी में ही होगा। तो इसमें होता क्या है, इंग्लिश में आपके जो भी कंपनी में काम कर रहे हो, तो मेजरली जो प्रोजेक्ट रहते हैं वो फॉरेनर के रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फिलीपींस, स्विट्जरलैंड ऐसे रहते हैं। तो उनके जो बिजनेस यूजर हैं, तो वो तो हिंदी आती नहीं उनको, या फिर कोई भी लोग मराठी भोजपुरी आती नहीं, तो कैसे बात करोगे? हाँ, इंडिया टीम से आप स्टैंड अप में जो इंडिया में हो रहा है वहाँ पे ऑफिस में आप बात कर सकते हो, उनको आती है। अब बाहर लोगों से आपको बात करना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, कुछ जरूर नहीं इंग्लिश, वो लैंग्वेज आना चाहिए, मीडियम लैंग्वेज जो उसको भी आती है, उनको भी आती हो, फॉरेनर को और आपको भी आती है। तो ग्लोबल लैंग्वेज एक ही है अभी तक इंग्लिश में। ग्लोबल लैंग्वेज अभी क्या है, इंग्लिश है, तो सब लोग मेन इसी को फॉलो करते हैं। तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए। इंग्लिश में ये भी ये नहीं कि एडवांस बन जाओ, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करो। बेसिक टर्म कैसे होते हैं, कैसे डिलीवर करना है, कैसे बोलना है मुझे, कैसे कम्युनिकेशन के कुछ तरीके होते हैं, कुछ 6 स्किल होती है, सी ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा कुछ होता है, मैंने पढ़ा था 6 सी ऑफ कम्युनिकेशन। वो पढ़ लो आप, तो उससे थोड़ा आ जाएगा। तो सॉफ्ट स्किल भी इसी को बोलते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बोलने का तरीका। हार्ड स्किल मतलब जो मेहनत होती है उसको हार्ड स्किल बोलते हैं, और जो आपका टेक्निकल फील्ड रहता है, जो आपकी इंजीनियरिंग थी, सॉफ्ट स्किल होती है। इसके अलावा आप क्या करते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ग्रूमिंग कैसी है, आप अडॉप्ट करते हैं, निगोशिएशन स्किल कैसा होता है, और आपको किसी को कैसे कन्विंस कर सकते हो, आप अपनी बात को कैसे रख सकते हो, आपकी आवाज़ टोन कैसी बढ़नी नहीं चाहिए, और क्राउड को कैसा हैंडल करना है, कैसे नहीं हैंडल करना है, डायलॉग डिलीवरी कैसे करनी है, किसी भी चीज़ को प्रूव कैसे करना है। और नॉलेज शेयरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को। जैसे ये मैं पीपीटी बनाया हूँ, कुछ ऐसे लोगो यूज़ किया हूँ, कुछ लिखा हूँ, कलर कोडिंग यूज़ किया हूँ, या मैंने यूट्यूब का लोगो या अपने चैनल का नाम लिखा, तो ये सॉफ्ट स्किल में आ जाता है। ये भी आप पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस भी बहुत बढ़िया स्किल है, आप उसको सीखिए और एक एडिशनल पॉइंट देगा आपके रिज्यूमे में। तो ये सॉफ्ट स्किल है, तो ये भी एक इसी में आता है सॉफ्ट स्किल में। तो मुझे 2-3 एमएस ऑफिस, एक्सेल मुझे अपने से अच्छे नहीं आता, बाकी मैं पावर पॉइंट वर्ड में काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स बना लेता हूँ। तो ये है सॉफ्ट स्किल। इसके बाद 10th है स्टे क्यूरियस एंड ओपन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जरूरी नहीं कि जो मैं जितने 10 पॉइंट बता रहा हूँ यही हो, और अलग पॉइंट भी हो सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें से अगर आप 6 या 7 भी कर लेते हैं मास्टर या बेसिक तक, तो भी बहुत अच्छी बात है, और आपको हेल्पफुल रहेगी सेकंड ईयर या फोर्थ ईयर तक, मैं गारंटी देता हूँ। सेकंड, स्टे क्यूरियस एंड ओपन माइंडेड। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपको इसमें सिविल इंजीनियरिंग की भी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी पढ़नी पड़ती है, फिजिक्स भी पढ़ना पड़ता है, उसके बाद M1, M2, M3 भी पढ़ना पड़ता है। तो फर्स्ट ईयर की बात नहीं कर रहा, M1 पढ़ना पड़ता है। तो आपको इसमें ओपन माइंडेड रहना है कि भाई नहीं, कि मुझे भाई सिविल इंजीनियर नहीं पढ़ना, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, मैं सिविल क्यों पढ़ूँ। तो इसमें आपके नंबर कम करा लो, इसमें फिजिक्स आपको आता है, फिजिक्स में नंबर बढ़ा लो, ऐसा नहीं। आपको पढ़ना पूरा है, सब एरिया में सोचना है, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए कि हाँ मुझे इसको कितना टाइम देना है, कितना नहीं देना है। और बाकी ये देखो, इंटरव्यू में इससे भी सवाल होते हैं। अब आप बोलोगे कंप्यूटर साइंस से स्टूडेंट इससे सवाल क्यों रहे, भाई कुछ कुछ रेयर केस में रहता है भाई, तुमने आपको उनको भी पता रहता है कि बंदे ने रट उठ के रात रात भर रट के आया होगा कि ये क्वेश्चन पूछेंगे, ये मैं इंटरव्यू का दे दूंगा आंसर, सिलेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन वो फिर घुमा देते हैं वो कि भाई तुमने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर मैकेनिकल सिविल भी पढ़ा, क्वेश्चन बता, बेसिक क्वेश्चन रहता है, और नहीं आता तो नहीं भी बता सकते इसमें। तो यही है, ओपन माइंडेड रहना है आपको। जितना नॉलेज हो सके, कोई भी नॉलेज वेस्ट नहीं होता है, जितना नॉलेज हो सके उतना आप एड ऑन कर लो, जितना भरना है भर लो, जितना भरना है भर लो। और बेसिक ये है कि नॉलेज जो लेना है ना, तो ह्यूमन से लो। तो मोबाइल वोबाइल पे कुछ कुछ नॉलेज इसमें शेयरिंग गलत रहता है,
एंड बेसिक नॉलेज जरूरी नहीं है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, इंडिया में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, लोकसभा राज्यसभा ये सब दिखते हैं उसमें बोलने। मैं देखता हूँ लोकसभा राज्यसभा, उसमें ये पता चलता है कि डायलॉग डिलीवरी कैसे करनी है। लोकसभा राज्यसभा में क्या होता है मैं बताता हूँ। चलो स्लाइड तो खत्म हो गई है। तो लोकसभा राज्यसभा में क्या होता है कि सब लोग क्या बोलते हैं, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री जी, और बोल के बड़ा धीरे से गाली देते हो, जी जी लगा के, महोदय माननीय सांसद ने ये कहा। तो उसमें बोलने का तरीका था, उनकी टोन आवाज बढ़ती है, लेकिन माननीय सांसद जी ये सब छोड़ते नहीं हो। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। बाकी ये इसको तो पता है आपको। तो यस, आज के वीडियो में इतना ही था। तो फर्स्ट ईयर का रोड मैप है, इसके बाद मैं सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का ही बना दूंगा। अभी इस पे बनाऊंगा कि नहीं पता नहीं, बाकी मैं पैनल सीख रहा था, न्यू पैनल है वो, मेरे लिए नहीं है, घर पे मेरा भाई वीडियो बनाता है तो उसके लिए है, वो यूज़ करता है इसको। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक तो इसको हम, तो यस, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।